हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। अब आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में लगे हुए होंगे। मैं मुकेश कुमार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश सर पर। चलिए, कल लास्ट क्लास में जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ा था, उसका जो जनरल नॉलेज है वो हमने लिया था कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता करेंगे। और जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था अपना एक्सरसाइज नंबर 4.1 का, वो हमने कंप्लीट कर लिया था। ओके, नाउ विल मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकंड, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में जो पहला क्वेश्चन है उसमें एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। ठीक है, इस स्टेटमेंट से हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका फॉर्मेशन करना है। इस स्टेटमेंट से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। ओके, तो नाउ लेट्स मूव ऑन। द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में गिवन है उनको एज इट इज़ यहाँ पे लिख देते हैं। ओके, फिर हम अपनी तरफ से हम स्टार्ट करेंगे। फिर अपना स्टेप, पहले क्वेश्चन में जो गिवन है वो हम यहाँ पे राइट कर देंगे। ओके, तो पहले देखिए, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट, यानी सबसे पहले तो इधर आ गया कि हमें ये रेक्टेंगल की बात कर रहा है। रेक्टेंगल की बात कर रहा है तो रेक्टेंगल के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि रेक्टेंगल जो है वो कुछ इस तरह का होता है। ऐसा होता है रेक्टेंगल, जिसमें ये इसकी लेंथ होती है और ये इसकी ब्रेथ होती है। ओके, इसमें बोला है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट। ओके, तो मैं यहाँ पे नोट कर दे रहा हूँ जो गिवन है क्वेश्चन में, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर। ओके, ये गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। ओके, नेक्स्ट लाइन पढ़िए। The length of plot is 1 more than twice its breadth. ये important है। The length of the plot is 1 more than twice its breadth. यहाँ से अगर आपने सही से ये अगला जो इक्वेशन जो है वो इससे आपने प्रॉपर बना लिया तो आपका क्वेश्चन फिर गलत नहीं होगा। इसको आपको बड़े ध्यान से देखना है। तो देखो इसने क्या बोला है, इसने ये बोला है कि लेंथ, जो प्लॉट का जो लेंथ है, प्लॉट का जो लेंथ है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्लॉट का जो लेंथ है, लेंथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल्स टू, इसने क्या बोला है, 1 more than twice its breadth। यानी आप क्या करोगे, सबसे पहले ब्रेथ का ट्वाइस करोगे और उससे 1 more करोगे, उससे एक ज़्यादा करोगे। अगर मैं इसको ऐसे ना करके आपको एक डिजिट्स की फॉर्म में लेके जाऊँ, नंबर्स की फॉर्म में लेके जाऊँ, तो इसको अपन यूँ लिखेंगे, जैसे कि मान लो लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its breadth। यानी अगर मान लो इसकी ब्रेथ जो है वो 10 मीटर है, अगर इसकी ब्रेथ 10 मीटर है तो हमें उसका ट्वाइस करना है, यानी उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद में 1 more करना है, यानी 1 उसमें ऐड कर देना है। तो कितना आएगा, 20 + 1 = 21 मीटर हो जाएगा उसका लेंथ। अगर हमने मान लिया कि, मान लो हमें पता चल जाए कि इसकी ब्रेथ जो है वो 10 मीटर है, तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेंथ जो फाइंड आउट करेंगे वैसे फाइंड आउट करेंगे कि इसका ट्वाइस है। इसने बोला है ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी पहले आप ब्रेथ का क्या करोगे, ट्वाइस करोगे और उसमें एक ऐड कर दोगे। 1 more बोला ना, इसका मतलब एक ज्यादा करना है, एक 1 more करना है, यानी एक हमें ऐड करना है। तो ऐड करने के बाद में ये अपने पास आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखिए, यहां से अपने पास क्या करेंगे, अब देखो हमें निकालना है लेंथ ऑफ द प्लॉट, और लेंथ और ब्रेथ जो है इन दोनों का हमें कोई वैल्यू नहीं है क्वेश्चन में। लेकिन हम एक चीज़ यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ कहीं पे भी मैं अगर एक वेरिएबल पुट कर देता हूँ, अगर यहाँ करता हूँ या यहाँ करता हूँ, तो हमारे पास दूसरी वैल्यू आ जाएगी। मान लो अगर मेरे को ब्रेथ का पता चल जाए तो मैं लेंथ निकाल सकता हूँ, अगर मेरे को लेंथ का पता चल जाए तो मैं ब्रेथ निकाल सकता हूँ। लेकिन अपने लिए ईजी क्या रहेगा, अपने लिए ईजी रहेगा लेंथ निकालना, क्योंकि ब्रेथ का वैल्यू अपने को डायरेक्टली बस यहाँ पर रखना है और जो वैल्यू आएगा वो फिर लेंथ का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे लेट ब्रेथ ऑफ प्लॉट इज इक्वल्स टू x मीटर। ओके, ये मैंने इसका ब्रेथ जो वो x मीटर मान लिया। मैंने x ही क्यों माना, क्योंकि आपने देखा होगा इससे पहले हमने जितने भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सारी की सारी पढ़ी हैं वो सब के सब x वेरिएबल में थी, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रेथ जो है वो x मान लिया। अब x मान लिया तो इसलिए मैं यहाँ से लेंथ निकाल सकता हूँ। लेंथ ऑफ प्लॉट विल बी इक्वल टू 2 × ब्रेथ कितना माना है, x, तो ये हो गया x + 1, तो ये आ जाएगा अपने पास 2x + 1 मीटर। क्लियर,
यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको। इंपॉर्टेंट है ये वाला लाइन जो है, ये जो यहाँ स्टेटमेंट इसने बोला है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इसको आप बड़े ध्यान से देखिए। अगर ये आपको बनाना आ गया तो आगे क्वेश्चन सारे ऐसे ही क्वेश्चन है, सब इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो यहाँ से अपने पास आ गया कि लेंथ ऑफ द प्लॉट जो है वो आ गया अपने पास में 2x + 1 मीटर। क्लियर यहाँ तक। अब देखो, अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हम ये करेंगे कि देखो हमें क्या गिवन है, क्वेश्चन में हमें गिवन है एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, और आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू ब्रेथ। ये आपने पढ़ा होगा कि एरिया ऑफ द रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो देखिए यहाँ पे अपने वो क्या गिवन है, एरिया गिवन है, तो मैं ये लिख सकता हूं ना, मैं ये लिख सकता हूं कि एरी लेंथ इनटू ब्रेथ इज इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बताइए क्लियर हुआ। मैंने क्या किया, यहाँ ये एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट तो लिखा हुआ ना, यहाँ पे मैंने लिख दिया इसकी जगह लेंथ इनटू ब्रेथ, क्योंकि ये एरिया का फॉर्मूला होता है। अब हम क्या करेंगे, लेंथ हमें मालूम है, लेंथ कितना है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 2x + 1, तो ये हो गया 2x + 1 इनटू बी का वैल्यू कितना है, बी ब्रेथ का वैल्यू कितना है, x इज इक्वल्स टू 528 मीटर स्क्वायर। बताओ ये क्लियर हुआ। यहाँ पे मैंने क्या किया, ये सीधा इस वाले में इक्वेशन में, इस इक्वेशन से मैंने क्या किया, यहाँ पे लिख दिया है, मैं इसको इक्वेशन दे देता हूँ 1 और यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो ये क्या हुआ, ये आ गया अपने पास में जो है लेंथ इनटू ब्रेथ जो है, यहाँ पे एक एरिया का जो रेक्टेंगुलर का एरिया है वो फॉर्मूला मैंने लगा दिया। अब लेंथ जो है वो हम पहले निकाल चुके हैं, लेंथ 2x + 1 आया था, ब्रेथ जो वो हमने माना था, एज्यूम किया था कि x मीटर है, तो लेंथ की वैल्यू मैंने लिख दी 2x + 1 और ब्रेथ की वैल्यू मैंने लिख दी x इज इक्वल्स टू 528। ये जो फॉर्मेशन है, ये अब इसको अपने को सिंपल करना है, इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था ना, वैसे ही इसके आगे नेक्स्ट में जो है वो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, इधर एरो का निशान लगा करके। तो देखिए यहाँ से तो क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे 2x से, तो दिस विल बिकम 2x²। x को मल्टीप्लाई किया मैंने 2x से, तो ये बन गया 2x²। x को मल्टीप्लाई करूंगा x1 से, तो प्लस x इज इक्वल्स टू 528। अब क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था कि राइट हैंड साइड में जो भी वैल्यू रखी हुई है उसका घर खाली करवा देते हैं और उसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आते हैं। तो दिस विल बिकम 2x² plus x minus 528 is equals to 0, and this will be our quadratic equation. You can see here that the maximum degree of the variable is 2, यानी जो x जो है ना उसका मैक्सिमम जो डिग्री है, मैक्सिमम जो पावर है वो 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये हमें फॉर्म करना था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। ओके, देखिए मैं फिर से आपको एक बार समझा देता हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको फिर से। हमें गिवन है एरिया ऑफ द प्लॉट, एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट 528 मीटर स्क्वायर। हमें इसके आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट, मैंने आपको यही बोला कि ऐसे क्वेश्चन में, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में अगर आपको जो भी गिवन है क्वेश्चन में, सबसे पहले आप उसको नोट करिए और उसके अकॉर्डिंग चलिए, आपका क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हमें गिवन है लेंथ ऑफ द प्लॉट इज इक्वल्स टू 2 × ब्रेथ + 1। ये मैंने इस स्टेटमेंट को पढ़ के बनाया है ऐसा कि जो लेंथ ऑफ द प्लॉट की जो लेंथ है वो ब्रेथ की ट्वाइस और उससे 1 मोर है, तो ब्रेथ का ट्वाइस कर दिया और उसका 1 मोर कर दिया। ओके, अब यहाँ से क्या करेंगे हम, देखो यहाँ से तो हम कुछ कर नहीं सकते ना, खाली इसमें लेंथ और ब्रेथ के बारे में हमें कुछ मालूम नहीं है, तो यहाँ से मैंने ब्रेथ को मान लिया। अब ब्रेथ को ही क्यों माना, अगर मान लो मैं लेंथ को मान लेता तो क्या होता, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे माना लेट ब्रेथ ऑफ द प्लॉट b इज इक्वल्स टू x मीटर। मान लो मैं यहाँ पे लेंथ मान लेता, तो मैं आपको छोटा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि अगर मैं लेंथ मान लेता तो मैं लेंथ यहाँ पे रखता लेंथ x इज इक्वल्स टू 2 × ब्रेथ और +1। ओके, तो यहाँ से मैं निकालता तो क्या आता वैल्यू मेरे पास ब्रेथ का x, ये प्लस का आएगा, इधर आके माइनस का हो जाएगा, इधर बचता मेरे पास 2 × ब्रेथ, और ब्रेथ जो है इसके 2 में मल्टीप्लाई, 2 को भी यहाँ से नहीं आए, तो x - 1/2 इज इक्वल्स टू ब्रेथ। अब देखो ब्रेथ का वैल्यू क्या है मेरे पास में 2, लेंथ का वैल्यू क्या है मेरे पास में x
x, लेंथ का वैल्यू x और ब्रेथ का वैल्यू क्या है x माइनस 1 2। अब आप मेरे को ये बताइए कि इस x माइनस 1 2 को सॉल्व करना इजी होगा क्या? नहीं होगा। इससे अपने कॉम्प्लिकेशन जो है वो क्वेश्चन के सॉल्व करने के जो मल्टीप्लिकेशन वगैरह वो बढ़ जाएंगे। इसलिए जो है मैंने ब्रेथ को माना है ताकि अपना जो क्वेश्चन है वो इजी फॉर्म में रहे, अपने लिए आसान करना हो। क्वेश्चन को आप जितना सरल बना के करोगे उतना ही आपके लिए इजी होगा। ओके, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रेथ को माना, ब्रेथ का जो वैल्यू है वो मैंने x माना और फिर यहाँ पे वैल्यू पुट किया तो x पुट कर दिया, 2x प्लस 1 हो गया। ये लेंथ आ गया प्लॉट का लेंथ जो वो आ गया 2x प्लस 1 मीटर। ओके, और उसके बाद में इस फॉर्मूले में एरिया का जो फॉर्मूला है वो मैंने पुट किया इस इक्वेशन फर्स्ट में, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 528 मीटर स्क्वायर। एल का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया 2x प्लस 1 इंटू बी का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिया, बी का वैल्यू जो है ये रहा x मीटर इज इक्वल टू 528। x को मल्टीप्लाई किया 2x से तो ये बन गया 2x स्क्वायर, x को मल्टीप्लाई किया 1 से ये x बन गया इज इक्वल टू 528। 528 जो है प्लस का था, लेफ्ट हैंड साइड में लेके माइनस का आ गया एंड अपना आंसर मिल गया x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल्स टू 0। ओके, ये अपना हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसमें अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। इसने क्या बोला है? द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। ये स्टेटमेंट दिया है। अब सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि कॉन्जुगेटिव इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं? सबसे पहले इंटीजर का पता होना चाहिए। इंटीजर्स आपने नंबर जो है 9th क्लास में सारे नंबर्स पढ़े होंगे, इंटीजर्स नंबर, रियल नंबर, प्राइम को प्राइम सब पढ़े होंगे आपने। तो मैं इंटीजर्स के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो -1 से लेकर के, जैसे अपना ये नंबर लाइन होता है इस तरीके का, यहाँ 0 -1 -2 -3 -4 ऐसे रखता है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे रखता है। तो ये जितने भी नंबर्स होते हैं जिनमें अपॉन में कोई नंबर नहीं होता, 1/2 इज नॉट एन इंटीजर नंबर। ओके, तो ये इंटीजर नंबर होते हैं। लेकिन इसने ये बोला है कि इसमें भी इंटीजर में भी क्या होना चाहिए? इंटीजर में भी पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। पॉजिटिव का मतलब प्लस वाले जो नंबर होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे। तो पॉजिटिव इंटीजर आप समझ गए, इसमें माइनस का नंबर नहीं लेना अपने को, -1 -2 -3 ये नहीं लेना, पॉजिटिव इंटीजर। अब कॉन्जुगेटिव का क्या मतलब होता है? दीज आर द कॉन्जुगेटिव। 1 के बाद 2 आता है, ये इसका कॉन्जुगेटिव है। 2 के बाद 3 आता है, इसका कॉन्जुगेटिव है। 3 के बाद 4 आता है, ये इसका कॉन्जुगेटिव है। 4 के बाद 5 आता है, ये कॉन्जुगेटिव। मतलब एक फिक्स सीक्वेंस में, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आगे बढ़ते रहना, उसको अपन कॉन्जुगेटिव बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे अब देखो, अब मान लो मेरे को एक नंबर पता चल जाए, मान लो मेरे को पता चल गया कि ये 2 इसने पॉजिटिव इंटीजर बोल रहे हैं, तो मान लो इसमें से एक 5 है, तो मैं इसका अगला निकाल सकता हूँ। कैसे? 6 होगा। इस 5 के अगला कौन सा होगा? 6 होगा। कैसे आया? मैंने 5 में +1 ऐड कर दिया तो उसका कॉन्जुगेटिव आ जाता है। मतलब +1 ऐड करने पे अपने को कॉन्जुगेटिव आ जाता है। लेकिन हमें पता नहीं है कि ये 5 है क्या, हमें कुछ नहीं पता। क्वेश्चन वाले ने केवल इतना लिखा है कि जो प्रोडक्ट है 2 कॉन्जुगेटिव पॉजिटिव नंबर इंटीजर्स का वो 306 है। इसका मतलब हमें एक जो इंटीजर है वो इनमें से एज्यूम करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। तो हम यहाँ से मान लेते हैं लेट 1 पॉजिटिव इंटीजर इज x। ओके, ये मैंने x मान लिया। तो अब इसका कॉन्जुगेटिव अगर मेरे को निकालना है x का तो क्या होगा बताइए आप। इसलिए कॉन्जुगेटिव ऑफ x विल बी x + 1। अभी मैंने आपको बताया अभी कि जैसे 5 का कॉन्जुगेटिव निकालना तो कितना होता है? 6 होता है। तो क्या किया हमने? +1 किया ना। अब x का तो हमें पता नहीं है कि x का वैल्यू कितना है, तो x में +1 कर देंगे तो इसका कॉन्जुगेटिव तो आ जाएगा। तो इसका कॉन्जुगेटिव जो है वो कितना हो गया? x + 1 हो गया। नेक्स्ट, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें बोला है कि द प्रोडक्ट ऑफ, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है? 306 है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x × x + 1 इज इक्वल टू 306, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन जो वो कितना गिवन है? 306 गिवन है। ओके, अब हमें इजीली इसको सॉल्व कर लेना है और हमारा आंसर आ जाएगा। अभी देखो x को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम x स्क्वायर। x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल्स टू 306 एंड x स्क्वायर प्लस x, ये प्लस का 306 है, लेफ्ट हैंड साइड में आएगा माइनस का हो जाएगा और इज इक्वल्स टू 0। दिस इज द आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन का आंसर है x² प्लस x माइनस 306 इज इक्वल्स टू 0। वेरी इजी क्वेश्चन। आपको केवल यहाँ पे इतना ही देखना है कि इंटीजर जो है ये इसके बारे में मालूम होना चाहिए आपको। इंटीजर नंबर कौन से होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर क्या हो, कॉन्जुगेटिव कैसे निकालते हैं। कॉन्जुगेटिव निकालने के लिए +1 कर देते हैं तो कॉन्जुगेटिव अपने को मिल जाता है। ओके, एकदम ईजी क्वेश्चन है ये। अपने 4th क्वेश्चन जो है वो हो चुके हैं। अब वी विल मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। इसी में क्वेश्चन 2 में जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसकी तरफ मूव करते हैं, क्योंकि अपना जो सेकंड जो क्वेश्चन है उसमें ओनली 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 4 क्वेश्चंस में से मैं 2 आपको बता चुका हूं, अब 2 और रिमेनिंग है। वो बताने के बाद में आपका एक्सरसाइज नंबर 4.1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज नंबर 4.1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए, क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो गिवन है अपने को, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम। देखिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 3, रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्ड देन हिम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है ये। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज, the product of their ages is 3 years from now will be 360. 3 years from now will be 360. Will be 360. We would like to find Rohan's present age. We would like to find Rohan's present age. ओके, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या गिवन है, रोहन की जो मदर है इज 26 ईयर्स ओल्ड देन हिम, यानी रोहन की जो माताजी है वो उनसे 26 ईयर्स ओल्ड है, 26 ईयर्स बड़ी हैं। तो देखो अगर मान लो मेरे को पता चल जाए कि रोहन जो है वो 1 साल का है, मान लो कि रोहन 1 साल का है, तो उनकी माताजी जो है वो कितने साल की होंगी, 26 ईयर ओल्ड है ना, तो क्या करेंगे 26 ऐड कर देंगे तो उनकी मदर जो है वो उनकी एज कितनी हो जाएगी, 27 ईयर्स। क्लियर। ये कब पता चला, जब ये पता चला कि रोहन की जो एज है वो 1 ईयर है। अब हमें पता नहीं है क्वेश्चन में कि रोहन की एज कितनी है, रोहन की एज के बारे में कुछ भी गिवन नहीं है, कुछ भी नहीं गिवन है, तो हम क्या करते हैं, रोहन की एज को मान लेते हैं, रोहन की एज को मान लेते हैं। लेट एज ऑफ रोहन एज इक्वल्स टू x ईयर। ओके, ये रोहन की एज आ गई। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रोहन मदर्स एज विल बी, रोहन्स मदर्स एज, थोड़ा सा मैं ऊपर लिख देता हूं ताकि स्पेस अपने पास कम है ना। ये देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एज ऑफ रोहन्स मदर विल बी, अब बताइए कितना होगा, रोहन की मदर की जो एज है वो कितना। अभी मैंने आपको एग्जांपल से बताया था कि अगर रोहन की एज 1 है तो उनकी मदर की एज कितनी होगी, 26 ईयर्स ओल्ड है ना, तो 26 ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 27 हो जाएगा। इस एग्जांपल को आप यूँ समझिए, मान लो आप 2 भाई हो, ओके, आपका जो बड़ा भाई है वो आपसे 3 ईयर्स ओल्ड है, 3 ईयर्स ओल्ड है। मान लो एट प्रेजेंट आपकी जो एज है वो 10 ईयर्स है, तो आपका जो बड़ा भाई है, आपका एल्डर ब्रदर है, उसकी एज कितनी होगी, वो 3 ईयर्स ओल्ड है तो उसकी 13 होगी ना। कैसे निकली, अगर आपकी 10 है और आपके जो एल्डर ब्रदर है उसकी एज आपसे 3 ईयर्स ओल्ड है, तो क्या करेंगे फिर बाद में इसमें +3 कर देंगे तो उसकी एज कितनी हो जाएगी, 13 ईयर्स ये हो जाएगी। सेम हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, अगर रोहन की एज अगर x ईयर्स है तो उसकी मदर की जो एज है वो 26 ईयर्स मोर होगी, यानी इससे 26 ओल्ड है तो क्या हो जाएगा फिर x + 26 ईयर्स, दिस विल बी द एज ऑफ रोहन्स मदर। ओके,
नेक्स्ट, अब नेक्स्ट चलते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेज 3 years फ्रॉम नाउ, ये इंपॉर्टेंट है। द प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेज, प्रोडक्ट तो है ही है, प्रोडक्ट तो करना ही है, लेकिन ये भी इसने लिखा है कि 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। अगर आज उनकी एज, मान लो कि आपकी जो एज है वो 10 years है और आपका जो ब्रदर है उनकी एज आपसे 3 years ओल्ड है, 3 years मोर है, तो उनकी कितनी हो जाएगी? 13 हो जाएगी। तो इसने बोला है कि फ्रॉम नाउ 3 years फ्रॉम नाउ, आफ्टर 3 years फ्रॉम नाउ, यानी प्रेजेंट एज से 3 साल बाद में, प्रेजेंट एज आज आपकी 10 years है, तो आफ्टर 3 years विल बी 13, आफ्टर 3 years विल बी 16, यानी आज से 3 साल बाद में ये 13 के हो जाएंगे और ये 16 के हो जाएंगे। तब इनका जो प्रोडक्ट है वो क्वेश्चन में अपने को गिवन है। तो हमें प्रेजेंट एज हमने मानी है, प्रेजेंट एज अपने पास आ चुकी है, लेकिन आफ्टर 3 years कितनी एज होगी वो हमें इसमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो नेक्स्ट चलते हैं हम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर 3 years एज ऑफ रोहन विल बी x + 3 years। क्लियर है यहाँ तक? रोहन की एज जो है वो x + 3 हो जाएगी ना, क्योंकि हमें क्या करना है 3 साल बाद। ये देखिए फ्रॉम 3 years फ्रॉम नाउ, तो आफ्टर 3 years द एज ऑफ द रोहन एंड एज ऑफ रोहन्स मदर विल बी x + 26। ये तो प्रेजेंट एज है, लेकिन हमें 3 years आफ्टर निकालनी है, तो 3 years आफ्टर निकालने क्या कर देंगे, उसमें +3 कर देंगे एंड दिस विल बिकम x + 29 years। ओके, 26 और 3 दोनों ऐड होके 29 हो गए। क्लियर है यहाँ तक? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी हमें क्वेश्चन में बोला है कि आज से 3 years बाद में जो रोहन की एज है और रोहन की मदर की जो एज है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 360 होगा। तो हमने ये प्रेजेंट एज मानी, उसके बाद में आफ्टर 3 years उनकी एज कितनी होगी उसके लिए +3 इसमें ऐड कर दिया और +3 इसमें ऐड कर दिया। अब ये आफ्टर 3 years की अपने पास एज आ चुकी है। Now, according to question, we are given that x + 3 into x + 29 will be equal to 360। ये इक्वेशन क्लियर हुआ। ये कैसा निकाला मैंने? ये यहाँ से निकाला प्रोडक्ट ऑफ दियर एजेस। तो प्रोडक्ट इन दोनों का प्रोडक्ट किया, ठीक है, प्रोडक्ट किया इन दोनों का, और ये दिस विल बी इक्वल टू 360। ओके, अब यहाँ से देखिए ये इक्वेशन बन चुका है। कल क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको करवाया था कि जब ऐसे 2 ब्रैकेट आ जाए तो उन दोनों को हम आपस में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? x को मल्टीप्लाई करेंगे x से, दिस विल बिकम x²। x को मल्टीप्लाई करेंगे 29 से, दिस विल बिकम 29x। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे x से, 3x, एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 29 से, देन दिस विल बिकम 87 इज इक्वल्स टू 360। इक्वल में जो भी रखा है उसको अपन लेफ्ट हैंड साइड में लेके आते हैं, तो 29x + 3x + 87 - 360 इज इक्वल्स टू 0। ओके, नेक्स्ट देखिए। अब देखो ये क्वेश्चन कल मैंने आपको सॉल्व करना बताया था। ये x², इसके जैसा कोई है इसका कोई भाई? नो। तो यहाँ पे x² एज इट इज आ जाएगा, प्लस इसका देखो, ये देखो x, ये देखो x, दोनों भाई है और कोई नहीं है इनके जैसा, तो दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों सेम है। तो 29 और 3 32x, और ये देखो 87 और -360, तो ये क्या होगा, माइनस होगा। जब 360 में से आप 87 माइनस करोगे तो ये बचेगा अपने पास में से, एंड ये बचेगा अपने पास में से 273, और 273 इज इक्वल्स टू 0। तो अपना जो इक्वेशन बन गया वो बन गया x² + 32x - 273 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ये अपने को बताना है कि कैसे क्या करना है। इजी क्वेश्चन है, यहाँ तक आपको लेके आना है। पहले क्वेश्चन के स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए स्टेटमेंट को पढ़े बार बार कि क्या गिवन है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, एग्जामिनेशन हॉल में ये ध्यान रखिए कि आपको जो स्टेटमेंट गिवन है उसके अकॉर्डिंग आपने बनाया है क्या, जो आपने इक्वेशन बनाई है उसके अकॉर्डिंग बनाई है क्या। ओके, दिस इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन नंबर 3। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ध्यान से देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिएगा, क्वेश्चन है अपना,
A train travels a distance of 480 kilometers at a uniform speed. If the speed had been 8 km/h less, then it would have taken 3 hours more to cover the same distance. Find the speed of the train. We have to find the speed of the train, but here in this question we are asked to form a quadratic equation. हमें उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं निकालना, हमें ओनली एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेशन करना है. ओके, सॉल्यूशन निकालना हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में सीखेंगे. यहाँ पे हमें केवल इतना ही पूछा गया है कि आपको इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है इस स्टेटमेंट का. तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको जो गिवन है वो आप नोट कर दीजिए अपने आंसर में. ओके, उसके बाद स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली फुल्ली हम स्टेटमेंट को फॉलो करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली चलेंगे तो हम ज़रूर अपने सही आंसर के पास पहुंच जाएंगे. ओके, तो नाउ लेट्स स्टार्ट. A train travels a distance of the 4 kilometer. Given that train travels distance that is 480 kilometers. Clear? ये मैंने फर्स्ट लाइन को यहाँ पे नोट कर दिया है. नेक्स्ट देखिए, इफ द स्पीड हैड बीन 8 km/h लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर. इसको समझिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि स्पीड को आपने 8 km/h लेस कर दिया तो ये टाइम क्या होगा, ज़्यादा लेगा, 3 hours मोर टाइम लेगा. अब इसको मैं एक नॉर्मल जनरल एग्जांपल से समझाता हूँ. जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल आपको एक जर्नी करनी है 20 किलोमीटर की, आपको अपने स्कूल जाना है 20 किलोमीटर. ओके, तो आप देखो, आप अपने स्कूल गए 4 km/h से गए एक दिन, और एक दिन आप गए 5 km/h से. एक दिन आप गए 4 km/h से, एक दिन आप गए 5 km/h से. तो आपको इस दिन कितना टाइम लगा, इस दिन जैसे मान लो आप मंडे को जो है 4 km/h से गए, ट्यूसडे को 5 km/h से गए, तो जिस दिन आप 4 km/h से गए उस दिन आपको लगे 5 hours, और जिस दिन आप 5 km/h से गए उस दिन आपको लगे 4 hours. जी आवर्स कहाँ से हैं, ये कहाँ से निकाला है, इसके लिए जो है मैं आपको एक फार्मूला लिख देता हूँ. आपने साइंस में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, फिर भी आप ध्यान रखें इन फार्मूलाज को जो आपके बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं. वी नो दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम. ओके, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम एंड टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ये 3 फॉर्मूलाज जो आप साइंस में भी पढ़ते हो, मैथ्स में भी काम आते हैं. तो इन देखो, इन फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली मैंने, मान लो आपका जो स्कूल है वो 20 किलोमीटर है आपके घर से, आप मंडे को 4 km/h से गए तो आपको टाइम लगे 4 hours. कैसे निकाले मैंने, 5 hours कहाँ से आए, टाइम निकालना ना, टाइम इज इक्वल्स टू फॉर्मूला देखो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. डिस्टेंस कितना है अपना 20 एंड स्पीड कितना है 4 km/h, तो 20 अपॉन 4 कितना आ गया, 5 आ गया. ओके, यहाँ पे देखो ऐसे ही ट्यूसडे की बात कर रहा हूँ मैं, स्पीड कितनी है 5, डिस्टेंस कितनी है 20 अपॉन 5 कितना आ गया टाइम 4 hours. अब देखो, इसको देखो, जब स्पीड ज़्यादा थी तो टाइम कम लगा, क्योंकि देखो जब स्पीड कम थी ना तो टाइम ज़्यादा लगा. जब स्पीड अपनी 4 km/h है तो टाइम लग रहा है 5 hours, और जब स्पीड अपनी 5 km/h है तो टाइम लग रहा है 4 hours. इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप स्पीड को इंक्रीज़ करते हो तो टाइम डिक्रीज़ हो जाता है, अगर आप टाइम को स्पीड को डिक्रीज़ करते हो तो टाइम इंक्रीज हो जाएगा. ये अपन जनरल अपने लाइफ में भी ये एग्जांपल्स देखते हैं. ओके, तो इधर इसने यही बोला है कि अगर आपकी स्पीड को, उसकी स्पीड को, ट्रेन की स्पीड को अगर 8 km/h कम कर दिया जाए तो वो टाइम 3 hours मोर लेगी. डिस्टेंस उसको वही कवर करना है 480 किलोमीटर्स का. ओके, देखिए हियर now let speed of train is equals to x km/h. क्योंकि हमें स्पीड नहीं पता है ना ट्रेन की स्पीड कितनी है, इसलिए हमने ट्रेन की स्पीड को एज्यूम कर लिया कि स्पीड ऑफ ट्रेन इज x km/h. अब इसने बोला है कि अगर हम स्पीड को 8 किलोमीटर लेस कर दें, ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इफ speed had been less
बाय 8 किलोमीटर पर आवर, देन स्पीड विल बी x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। क्लियर यहाँ तक? क्लियर यहाँ तक आप सभी को? अगर स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर लेस कर दे तो क्या हो जाएगा, इससे 8 लेस हो जाएगा ना, यानी 8 को मैंने माइनस कर दिया। क्लियर यहाँ तक? अब देखो नेक्स्ट इस क्वेश्चन में हमें बोला है, तो टाइम जो है ना, अब टाइम का इसने बोल दिया, फॉर्मूला जो है वो टाइम का बोल दिया कि टाइम जो है वो 3 आवर्स मोर हो जाएगा। टाइम जो है वो 3 आवर्स मोर हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड, मैं मार्केट चेंज कर लेता हूँ एक। ये देखिए, अगर यहाँ बोला है इसने कि अगर स्पीड को हमने कम कर दिया, अगर इसने स्पीड को कम कर दिया तो हमें अभी बोला, मैंने बताया आपको कि स्पीड को अगर कम कर दिया तो टाइम इंक्रीज हो जाएगा। स्पीड कम टाइम ज़्यादा, स्पीड ज़्यादा टाइम कम। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब इसने बोला कि टाइम, तो मैं टाइम निकाल लेता हूँ। टाइम कैसे निकालेंगे कि अगर मान लो इफ़ स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर, देन टाइम टेकन विल बी इक्वल टू, वी नो दैट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 480, स्पीड कितना है x, तो ये आ गया अपने पास टाइम x 480 अपॉन x आवर्स। क्लियर? एंड इफ स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल्स टू x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, देन टाइम विल बी इक्वल टू 480 अपॉन x माइनस 8 आवर्स। क्लियर? यहाँ पे देखो, अगर स्पीड ये थी तो टाइम अपने पास आ गया फॉर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और जब स्पीड ये है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड फॉर्मूले में रखा मैंने, टाइम के फॉर्मूले रखा, टाइम का फॉर्मूला लगाया डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, अब मैं यहाँ से इक्वेशन बनाऊंगा, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उसको समझ पाना आपके लिए कि इस इक्वेशन में कैसे फॉर्म करोगे। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा यहाँ पे माइनर मिस्टेक होती है कि कैसे इसका बनाना है। अब देखो इसने क्या बोला कि ये वाला जो टाइम है, ये भी एक टाइम है, ये भी एक टाइम है, लेकिन अब आपको ये बताना है कि इन दोनों टाइम में बड़ा टाइम कौन सा है, ज़्यादा टाइम कौन सा है। मैंने आपको बोला टाइम ज़्यादा कब होता है, जब स्पीड कम होती है, और टाइम कम होता है, कम कब होता है, जब स्पीड ज़्यादा होती है। उल्टे होते हैं, कम होता है, कम है तो ज़्यादा होती है, ज़्यादा है तो कम होती है। उल्टा है, कम है तो ज़्यादा है, ज़्यादा है तो कम है, ऐसा उल्टा है। ठीक है, तो यानी अगर टाइम ज़्यादा है तो स्पीड कम होगी, और स्पीड अगर कम है तो टाइम ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इन दोनों को देख के बताइए कि ये दोनों टाइम है, कौन सा टाइम ज़्यादा होगा। जिस में स्पीड कम होगी वो टाइम क्या होगा, ज़्यादा होगा। इसका मतलब स्पीड कम कौन से में, इसमें है ना, इसमें 8 लेस किया हमने, इसका मतलब ये वाला स्पीड कम है, इसका मतलब ये वाला टाइम क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी ये वाला टाइम इससे ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 3 आवर्स, 3 आवर्स ज़्यादा है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर मान लो, अगर मैं इसकी जगह कोई नंबर लिखूँ, जैसे मान लो मैं यहाँ पे 6 लिखता हूँ, तो ये वाला टाइम कितना होगा, फिर ये 9 होगा। क्लियर है कि ये वाला जो टाइम है वो इससे ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 आवर्स है। क्लियर है, इन दोनों का डिफरेंस जो है वो भी कितना है, 3 आवर्स है। ओके, तो मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x विल बी इक्वल टू 3। अगर आपको ये क्लियर हो गया, इसका मतलब आप क्लियरली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ होती है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, 480 अपॉन x को पहले कर देंगे और इसको बाद में कर देंगे। आपको पता होगा ये चीज़ कि हम जो डिफरेंस लिखा है हमने 3 आवर्स, वो इसमें से ज़्यादा में से कम करेंगे तो ही तो आना चाहिए ना। तो अगर मान लो आप इसको अगर आप पहले लिखते हो, इसका मतलब आपने क्या लिख दिया। जैसे मान लो अगर मैंने ये एग्जांपल लिया आपके सामने, तो यहाँ मैंने एग्जैक्टली सही लिखा है, यहाँ पर मैंने 9 लिखा और यहाँ पे मैंने 6 लिखा है अकॉर्डिंगली, इसके अकॉर्डिंग जो मैंने आपको एक्स्ट्रा एग्जांपल से समझाया है। अगर मान लो मैं इसको उल्टा लिखता हूँ, इसका मतलब उल्टा लिखूंगा, अगर 480 अपॉन x को मैं इस साइड में लिखूंगा तो मतलब मैं 6 को यहाँ लिख रहा हूँ और माइनस में लिख रहा हूँ 9, तो इज इक्वल टू कितना आएगा, फिर -3 आएगा, जो कि रॉन्ग है। हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, क्वेश्चन में अपने को 3 गिवन है, इसलिए हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना कम्प्लीटली। तो देखिए
फिर से समझ लीजिए यहाँ पे कि अपने को दिया है कि ये दोनों जो टाइम है, यानी ये वाला टाइम इस वाले टाइम से 3 ज़्यादा है, या दूसरी लैंग्वेज में मैं बोलना चाहूँ तो यानी इन दोनों के बीच में टाइम का जो डिफरेंस है वो 3 आवर्स है। अब पहले कौन सा टाइम ले, तो पहले बड़ा टाइम लेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे छोटे को। अब बड़ा टाइम कौन सा है, जिसमें स्पीड कम है, स्पीड कम किस में है, इसमें है, तो ये टाइम क्या है, ज़्यादा है। तो ये टाइम में से बड़े में से मैंने छोटा माइनस कर दिया, यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 है। अगर आपको ये स्टेप क्लियर हो जाए, इस पे आप बार बार देखें इस स्टेप को, अगर ये क्लियर हो गया तो इसके आगे केवल आपको एलसीएम लेकर के सॉल्व करना है। ओके, तो नेक्स्ट अपन चलेंगे नेक्स्ट स्टेप में। मैं क्वेश्चन इरेज कर रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में हम चलेंगे तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में होगा अपना, अब क्या करेंगे, दोनों तरफ फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन को हम सॉल्व करते हैं एलसीएम लेकर के। तो यहाँ डिनोमिनेटर x माइनस 8 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर x है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम विल बी x माइनस 8 इंटू एक्स, ये एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे हम, इनको फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं कि x माइनस 8 का पहले इसमें डिवाइड करेंगे, ये जो x माइनस 8 है ना, इसका इस डिनोमिनेटर का पहले इस एलसीएम में डिवाइड करेंगे। ये देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं x माइनस 8 इंटू एक्स, ये एलसीएम है, इसमें मैंने डिवाइड किया डिनोमिनेटर का, ये अपना तरीका होता है। तो डिनोमिनेटर का इसमें डिवाइड किया तो ये हो जाएगा कैंसिल। फिर जो वैल्यू बचा उसको न्यूमरेटर से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं इस x को किससे मल्टीप्लाई करूँगा, 480 से, एंड दिस विल बिकम 480x। क्लियर है। फिर माइनस का साइन है, मैंने माइनस कर दिया। नेक्स्ट स्टेप वैसे ही इस x को, इस डिनोमिनेटर को मैं डिवाइड करूँगा इस एलसीएम में, और जब मैं इस एलसीएम में डिवाइड करूँगा x का, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा अपने पास, x माइनस 8, एंड दिस x माइनस 8 विल बी मल्टीप्लाइड विद 480। तो सो x माइनस 8 विल बी मल्टीप्लाइड विद 480 एंड इज इक्वल्स टू 3। क्लियर है। यहाँ पे केवल मैंने फ्रैक्शन का एलसीएम लेकर के उनको सॉल्व किया है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं और आगे चलते हैं। ये देखिए 480x माइनस का साइन है, ठीक है, माइनस का साइन है, ब्रैकेट लगा दिया मैंने। 480 को पहले मल्टीप्लाई करेंगे x से, तो ये हो जाएगा 480x। फिर माइनस 480 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस आएगा, और 8 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 0। 8 8 जा 64, 6 3840 एंड अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं इधर, x को मल्टीप्लाई किया, x स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 3। क्लियर है यहाँ तक। ये देखो 480x ऐसा कैसा आ गया, माइनस 480 को मल्टीप्लाई किया x से 480x हो गया, 480 को मल्टीप्लाई किया माइनस 8 से, तो माइनस 8340 हो गया, अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x बराबर इक्वल टू 3। यहाँ पे भी एक गलती होती है स्टूडेंट से, क्या मिस्टेक होती है, यहाँ पे ये मिस्टेक होती है कि यहाँ पे देखो मैंने क्या किया है, ये माइनस को ब्रैकेट से पहले लगाया है। बहुत सारे स्टूडेंट ये मिस्टेक करेंगे यहाँ पे, इस माइनस को ऐसे लगा देंगे और क्या करेंगे, ये जो माइनस जो है ना, ये वाला इसको सॉल्व कर देंगे, लेकिन इसको ऐसा कैसा छोड़ देंगे, और ये आपके क्वेश्चन को गलत कर देगा। क्योंकि देखो ये जो माइनस है ना, इस पूरे ब्रैकेट से पहले है, तो इसका मतलब अपने को इस पूरे ब्रैकेट से पहले माइनस को लगाना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ तक। तो इन सिली मिस्टेक्स को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़ें। बार बार क्वेश्चन को एक्सरसाइज करते टाइम में ध्यान रखें, क्योंकि मैं आपको वो एक मिस्टेक बता रहा हूँ जो मोस्टली स्टूडेंट से होती है। अभी देखो, अगर आपने ये वाला माइनस अगर केवल यहाँ पे ब्रैकेट भी नहीं लगाया और माइनस लगा दिया आपने, आपके अकॉर्डिंगली सब सही है, लेकिन आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। क्लियर है। तो ये माइनस जो है वो ब्रैकेट से पहले, अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ नोट कर रहा हूँ। अब देखो ब्रैकेट से पहले माइनस होता तो क्या होगा, ये माइनस भी अभी इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 480x। ये तो ऐसा कैसा आ गया। अब देखो ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बिकम माइनस 480x। कल मैंने आपको बताया था कि माइनस जब प्लस से मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, माइनस होता है। अब ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, ब्रैकेट से पहले हमेशा मल्टीप्लाई का साइन है। जब माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, दिस विल बिकम प्लस 3840। ओके, अपॉन में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इज इक्वल्स टू 3। अब देखो इधर फ्रैक्शन उधर कुछ नहीं है, तो उधर भी हम क्या करते हैं, फ्रैक्शन बना लेते हैं। जब दोनों साइड में फ्रैक्शन आ जाए ना, और एक साइड में फ्रैक्शन बना लो दूसरी साइड में, तो सॉल्व करना इजी हो जाता है। अब देखो
480x से 480x कैंसिल हो गया क्योंकि दोनों एक प्लस का और एक माइनस का, दोनों एक दूसरे को मार देंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा और 3 को इससे मल्टीप्लाई करूँगा। तो 3 को इससे मल्टीप्लाई किया, 3x² माइनस 8 3 जा 4, 24x इज इक्वल्स टू 3840। क्लियर है। मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया x² से तो x² बन गया, ओके। और जब मैंने 3 को मल्टीप्लाई किया 8x से तो ये 24x बन गया, ओके। इज इक्वल्स टू 1 को मल्टीप्लाई किया 3840 से, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए, ओके। नाउ 3x² माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्लियर है। ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, जो अपन को क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कंप्लीट होता है। इसके अलावा जो है, इसके अलावा हाँ, इसको हम जो है ना यहाँ से आगे थोड़ा सा एक सॉल्यूशन और दे सकते हैं। इसका कैसे दे सकते हैं, इसका सॉल्यूशन हम ऐसे दे सकते हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि देखो ये 3 जो है ना, 3 ये इन तीनों में कॉमन आ रहा है। 3 इसमें भी कॉमन है, 3 यहाँ भी कॉमन है, 3 यहाँ भी कॉमन है। कॉमन लेने का मतलब है कि ये तीनों टर्म जो है वो 3 से डिवाइडेड है क्या। देखो 3 में 3 का डिवाइड होता है, 24 में 3 का डिवाइड होता है और इसमें भी 3 का डिवाइड होता है। अब इसमें कैसे पता करेंगे कि 3 का डिवाइड होता है, तो बहुत बड़ा नंबर है, क्या डिवाइड करके देखेंगे इसको? नहीं देखेंगे। इसका आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि जब 3 का डिवाइड देखना हो तो आप क्या करिए, ये जो डिजिट है ना, 4 डिजिट, इन चारों का सम करिए। तो 3 में 8 ऐड किया, कितना हो गया 11, 11 में 4 ऐड किया 15, 15 में 0 ऐड किया तो 15। अब जो सम आया है, सम को डिवाइड करिए। 15 को तो आप डिवाइड कर सकते हो इजीली, तो 15 को अगर 3 से डिवाइड करते हो तो डिवाइड हो रहा है कंप्लीटली, इसका मतलब ये नंबर भी डिवाइड होगा ये। तो इसमें यहाँ से मैं 3 से डिवाइड, 3 कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे देखो क्या बचा, x², क्योंकि जो हमने कॉमन लिया है उसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो x² बच गया। 3 का डिवाइड करूँगा इसमें तो ये बच गया 8x माइनस 3 का डिवाइड करूँगा इसमें, दिस विल बिकम 3 1 इज इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब ये 3 यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई में, जब ये इधर जाएगा तो क्या होगा, 0 के डिवाइड में आएगा और 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करो तो क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो दिस विल बिकम x² माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। दिस इज आवर आंसर। ये आंसर भी राइट है। अगर आप ये और कर दोगे एक स्टेप आगे तो आपको और अच्छे मार्क्स एग्जामिनर दे देगा। क्लियर है, ठीक है। तो ये अपना लास्ट सॉल्यूशन है, फाइनल सॉल्यूशन। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूँ, वी आर गिवन दैट दिस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रेन इज इक्वल्स टू 480 किलोमीटर, ओके, 480 किलोमीटर। एंड वी आर गिवन इन द क्वेश्चन दैट if the speed had been less by 8 km/h, then the time taken by the train to cover same distance is 3 hours more. ओके, ये इंपॉर्टेंट लाइन है इसमें कि अगर हम स्पीड को, मैंने आपको बताया कि स्पीड को कम करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, स्पीड को ज़्यादा करेंगे तो टाइम कम लगेगा। अगर इधर आप ज़्यादा कर रहे हो तो इधर कम हो जाएगा, इधर आप कम कर रहे हो तो इधर ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा तराजू है। अगर आप इधर ज़्यादा कर रहे हो तो ये कम हो जाएगा, अगर आप इधर कम कर रहे हो तो ये ज़्यादा हो जाएगा। ऐसा है ये, ओके। तो स्पीड को हमने क्या किया, यहाँ पे कम कर दिया, लेस कर दिया। तो देखिए, तो इसने बोला कि टाइम जो है वो 3 आवर्स ज़्यादा लगता है कम वाली स्पीड में, कम वाले में ज़्यादा लगेगा। तो देखो टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 480 और स्पीड जो है वो कितनी है, x, तो ये हो गया टाइम। और स्पीड जो है वो x माइनस 8 है, तो डिस्टेंस कितनी 480, स्पीड कितनी है x माइनस 8। ठीक है। अब हमें बोला गया कि इन दोनों का डिफरेंस, यानी ये वाला जो टाइम है वो इससे ज़्यादा है। जब किसी भी क्वेश्चन में आपको ये बोला जाए ना कम है, लेसर है, मोर है, इसका मतलब वो क्या है, दोनों का डिफरेंस है। 3 मोर है, 4 लेसर है, तो इसका मतलब वो डिफरेंस है दोनों का, है ना। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 3 है। तो अब इसमें भी मैं पहले किसको लिखूं, पहले तो जो बड़ा है उसको लिखेंगे। अब इन दोनों में ज़्यादा कौन सा है, जिसमें स्पीड कम है, तो ये वाला ज़्यादा है। 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x इज इक्वल्स टू 3। यहाँ मैंने LCM लेके इसको सॉल्व कर दिया और उसके बाद में जो है फाइनल आंसर पर हम यहाँ पहुँच गए।
क्लियर है यहाँ तक? इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.1 जो है क्वेश्चन बाय क्वेश्चन हमने कंप्लीटली आपको समझा दी है।